हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? यस फ्रेंड्स, जल्दी से ऑनलाइन हो जाइए ताकि हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। साइको की फर्स्ट क्लास लगने जा रही है। यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यस, स्टडी शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ग्रुप में ओनली स्टडी से रिलेटेड ही कमेंट्स किया करें प्लीज़। ओनली स्टडी से रिलेटेड कमेंट्स आएंगे, ठीक है? ओके। हमारा आज का जो चैप्टर है लर्निंग का, यानी कि अधिगम। सैटरडे को बस थोड़ा सा बताया था कि लर्निंग का टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। यस, बिल्कुल, ये क्लास अब से डेली हुआ करेगी, ठीक है? यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यस, साइको की क्लास है ये, सिर्फ साइको की। इसके बाद जो है हिंदी की क्लास लगेगी, ठीक है? जो बच्चे एचटेट या सीटेट से जुड़े हुए हैं वो साइको की क्लास देखेंगे, बिल्कुल क्लियर। चलिए अब फटाफट से इसको करते हैं कि इस क्लास में क्या होगा। साइको यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि हमारे पास जो चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन आने हैं वहां से हम क्वेश्चन करेंगे। यस, सीखना क्या होता है? लर्निंग का मतलब क्या है? सीखना। अगर हम एक नजरिए से देखें तो सीख तो हम सभी रहे हैं, ठीक है? अगर पूछा जाए कि लर्निंग का संकीर्ण अर्थ क्या है, संकीर्ण मतलब कि जो होता है सिर्फ छोटा सा। अगर संकीर्ण अर्थ पूछा जा रहा है लर्निंग का तो वो होगा क्या? सीखना। लेकिन अगर लर्निंग का व्यापक अर्थ पूछा जाता है, व्यापक अर्थ, तो हम बोलेंगे व्यवहार। तो हम क्या बोलेंगे? व्यवहार। संकीर्ण अर्थ पूछा गया है तो सीखना, लर्निंग यानी कि अधिगम मतलब कि सीखना, सिर्फ सीखना आ जाएगा। बट अगर पूछा जाए कि व्यापक अर्थ क्या होता है तो व्यापक अर्थ क्या आएगा इसका? व्यवहार। अब बात आती है लर्निंग होता क्या है, अधिगम होता क्या है? अधिगम क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। अब व्यवहार में परिवर्तन कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है? व्यवहार में परिवर्तन कैसे कैसे हो सकता है? अब परिवर्तन की बात आती है तो व्यवहार में परिवर्तन कैसे कैसे हो सकता है? अभ्यास, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ठीक है? प्रशिक्षण, अभ्यास और एक हम कह देते हैं अनुभव, यानी कि एक्सपीरियंस। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है? एक्सपीरियंस क्लियर है इसमें? अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव,
प्रैक्टिस यानी कि व्यवहार अपने आप में बहुत व्यापक शब्द है। व्यवहार में चेंज आना। अब व्यवहार में कैसे चेंज आ सकता है? 3 तरीकों से चेंज आ सकता है, अभ्यास से, प्रशिक्षण से, अनुभव से। अब व्यवहार में चेंज और भी तरह से आ सकता है, बट हमने क्या करना है, हमने 3 ही तरीकों से व्यवहार में चेंज देखना है। किससे? प्रैक्टिस से। अब प्रैक्टिस कैसे होती है? अब प्रैक्टिस का मतलब देखना, अब जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है, हम सारे प्रैक्टिकल लेके चलेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, राइट इन इंग्लिश। ओके, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस। व्यवहार यानी कि बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर। अब बिहेवियर में चेंज कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। अब एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे का बिहेवियर में चेंज हो गया। छोटे बच्चे के बिहेवियर में कैसे चेंज हो गया? उसने क्या किया, उसको पहले शुरू में लिखना नहीं आता था, अब लिखना उसको सिखाया। पहले वो गलतियां बहुत मिस्टेक करता था, बहुत मिस्टेक करता था। अब उसको धीरे धीरे अभ्यास करता गया, प्रैक्टिस करता गया, अब वो सही लिखना सीख गया, तो प्रैक्टिस हुआ, ठीक है। ट्रेनिंग, अब किसी चीज की ट्रेनिंग दी जाती है तो भी हम क्या करते हैं, हमें पता चल जाता है, हमारे व्यवहार में चेंज आ जाता है, ट्रेनिंग से भी चेंज आ जाता है। प्रशिक्षण जब हमें मिलेगा तो हमारा व्यवहार चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस से भी हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। एक्सपीरियंस से चेंज कैसे हो जाएगा? एक्सपीरियंस जो है हमारे पास, अगर एक छोटा बच्चा फटाफट से भाग के जा रहा है और उसने कैंडल को छू लिया, जलती हुई कैंडल है, या एक ये लगा लो कि छोटे बच्चे ने कैंडल या चूल्हा जो भी होता है उसके पास आग को टच कर लिया, अब उसके पास एक्सपीरियंस हो गया कि आगे से क्या करना है, उसने आग के पास नहीं जाना है। यही एक्सपीरियंस हमारे साथ भी हो सकता है। मान लो मैं सड़क क्रॉस कर रही हूँ, अब सड़क क्रॉस करते हुए क्या हुआ कि मैंने इधर उधर नहीं देखा, बिल्कुल चलती गई सीधा, तो किसी गाड़ी ने आके टक्कर लगा दी, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मुझे क्या हो जाएगा, जब भी मैं सड़क क्रॉस करूंगी तो मुझे क्या होगा, मैं इधर देखूंगी उधर देखूंगी, यानी कि एक्सपीरियंस हो गया और उससे मुझे क्या हुआ, बिहेवियर में चेंज। और एक बात और यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो बिहेवियर में चेंज हो गया प्रैक्टिस से, ट्रेनिंग से या एक्सपीरियंस से, वो स्थायी परिवर्तन होगा, यानी कि परमानेंट चेंज, ठीक है। परमानेंट चेंज होना चाहिए। बिहेवियर में जो चेंज आएगा वो किस में होना चाहिए? परमानेंट चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे अब कई बार होता है बिहेवियर में चेंज हमारे किससे हो सकता है? थकान से थक गए हम तो हमारे बिहेवियर में चेंज हो जाता है। और बिहेवियर में चेंज किससे हो सकता है? बीमारी से। परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन, ठीक है। परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन, मैच्योर होना, जब हम मैच्योर होते हैं उससे भी बिहेवियर में चेंज होता है। एक आदमी है, ठीक है, इस आदमी का जब बच्चा होता है तो बच्चा चेंज होता है, जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा उसके बिहेवियर में चेंज आता जाएगा। तो इस चेंज को हम ये वाला चेंज नहीं कहेंगे, लर्निंग का नहीं कहेंगे। लर्निंग क्या होती है? अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर जो स्थायी परिवर्तन आता है, यानी कि प्रैक्टिस, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के बेस पे जो परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम लर्निंग कहेंगे। अगर इन चीजों से बिहेवियर में चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? लर्निंग का पार्ट नहीं कहेंगे, ठीक है। बट अब एक बात बताइए जल्दी से कि अगर मैंने एक बच्चे ने चोरी करना सीख लिया या नशा करना सीख लिया, क्या उसके व्यवहार में चेंज है? क्या वो लर्निंग है? अगर एक बच्चे ने नशा करना सीख लिया, क्या वो लर्निंग का पार्ट है? जल्दी से बताइए। यस, क्या वो लर्निंग का पार्ट है? अगर हम क्या कर रहे हैं, यस, लर्निंग का पार्ट है। अगर हम चाहे पॉजिटिव चीजें सीख रहे हैं या नेगेटिव चीजें सीख रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई भी चेंज आ रहा है हमारे में, वो हमारे पास क्या है? यस, नो, बिल्कुल नहीं,
उसमें क्या आएगा, यस वो लर्निंग का पार्ट है। अगर उसने चोरी करना सीख लिया है या नशा करना सीख लिया है, परमानेंट चेंज आ गया है, उसके बिहेवियर में परमानेंट चेंज आ गया है। जो चीज परमानेंट चेंज कर दे उसको क्या कहेंगे हम, लर्निंग बोलेंगे, अधिगम बोलेंगे। बट इन 3 चीजों के इस अलावा देखो, प्रैक्टिस यानी कि उसने नशा करने की वही चीज, वही हैबिट अपनाता जा रहा है तो वो बिहेवियर चेंज हो गया। इसके अलावा अगर मैं बीमार हो गई, 2 दिन मैंने किसी के साथ बात नहीं की और बात की तो इतने रूडली बिहेवियर, पहले मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा था बट 2 दिन मैं बीमार हो गई और बिहेवियर मेरा अब चेंज हो गया। 3rd डे कोई मेरा पता करने आया और मैंने उससे बहुत रूडली बात की। अब रूडली बात की तो इसका मतलब क्या है, मेरा बिहेवियर चेंज नहीं है। सिर्फ जब हम बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं, तो हमारा बिहेवियर 1 या 2 दिन टेम्परेरी चेंज हो जाता है, कुछ दिन, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, बिहेवियर चेंज में नहीं होगा। ठीक है। अब एक चीज आती है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक यानी कि इमोशन, संवेगात्मक विकास। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाएगा उसमें संवेग आते जाएंगे। तो संवेगात्मक विकास को आप ये नहीं कह सकते कि वहां से वो लर्निंग कर रहा है। ठीक है, वहां से वो लर्निंग कर रहा है, हम ऐसा नहीं कह सकते। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसकी परिभाषा क्या बनेगी, यस इसकी जो हमारे पास परिभाषा बनेगी, व्यक्ति के व्यवहार में, ठीक है, व्यक्ति के व्यवहार में प्रैक्टिस, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के बेस पे जो परमानेंट चेंज आता है उसको हम लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ है? यस, प्लीज बस मुझे इतना बताते जाइए कि यहां तक क्या चीज क्लियर हुई है आपको। यस, हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास कि जो लर्निंग है उसके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। लर्निंग के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ लर्निंग। काइंड्स ऑफ लर्निंग कितने टाइप की होती है, लर्निंग के टाइप्स। अब काइंड्स ऑफ लर्निंग या लर्निंग के टाइप कितने प्रकार के होते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, क्लियर है? ओके, इसमें अब देखिए, जो वैसे तो लर्निंग हम ऐसे कह सकते हैं, देखो फॉर्मल और इनफॉर्मल लर्निंग भी बोली जाती है। फॉर्मल और इनफॉर्मल लर्निंग यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, फॉर्मल लर्निंग और इनफॉर्मल लर्निंग। फॉर्मल जो होती है औपचारिक अधिगम। औपचारिक अधिगम क्या होता है, जैसे हम किसी टीचर के पास, किसी टीचर से हम जब पढ़ते हैं, यानी कि एक विशेष वातावरण होता है, विशेष हमारे पास जो डिसिप्लिन कह दो वो होता है, टीचर्स होते हैं, वहाँ हम जो स्टडी करते हैं उसको फॉर्मल लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लर्न कर रहे हैं वहाँ से और पढ़ रहे हैं, अपना सिलेबस कर रहे हैं। और उसुबेल का सुनना होगा, उसुबेल ने 2 तरह से कहा है। एक तो हम लर्निंग फॉर्मल लर्निंग को 2 तरह से उसने बांटा है कि एक तो हम कहाँ कर सकते हैं, स्कूल में लर्निंग कर सकते हैं, और एक हम खेल के मैदान पर भी लर्निंग कर सकते हैं। उसुबेल ने फॉर्मल लर्निंग को 2 टाइप में बांटा है, स्कूल में लर्निंग और खेल के मैदान में लर्निंग। ठीक है, क्योंकि जब हम स्कूल में खेल रहे होते हैं, प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हैं, तब भी हम लर्निंग कर रहे होते हैं। और इनफॉर्मल में क्या होगा, इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक लर्निंग। अनौपचारिक लर्निंग हमें किसी के लिए वहाँ पे किसी टीचर की या किसी की जरूरत नहीं है। हम छोटे होते से, जब से पैदा हुए हैं तब से हमने क्या किया है, लर्निंग ही तो की है। जरूरी नहीं है कि हम ऐसे नहीं कह सकते कि जब हम जो बच्चा अनपढ़ हैं, जो लोग अनपढ़ हैं वो क्या लर्निंग नहीं कर रहे हैं, वो भी लर्निंग कर रहे हैं। कैसे लर्निंग कर रहे हैं, हम शुरू से ही अपने पहले माता पिता से सीखते हैं, पेरेंट्स से सीखते हैं, उसके बाद हम अपने फ्रेंड्स से सीखते हैं, उसके बाद हम पीयर्स यानी कि फ्रेंड्स
फ्रेंड सर्कल, वहाँ से सीखते हैं। ठीक है, फिर आगे हम जब अपने समाज में आते हैं तो सोशलाइजेशन करते हैं, तो वहाँ से सीखते हैं, वो अनौपचारिक शिक्षण होता है हमारा। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। उसके बाद ये जो टाइप्स है ना काइंड ऑफ लर्निंग, ये जो उसुबेल इसका पूछा जाता है ना, कई बार उसुबेल का पूछा जाता है। उसुबेल ने ना इसके 4 तरीके बताए थे। उसुबेल ने कितने टाइप की लर्निंग बताई थी? 4 तरीके से बताई थी। फर्स्ट हम लिखेंगे अभिग्रहण सीखना। अभिग्रहण सीखना। अभिग्रहण सीखना। अभिग्रहण सीखना को हम क्या बोलते हैं? रिसेप्शन लर्निंग। रिसेप्शन लर्निंग। रिसेप्शन लर्निंग। ठीक है, अभिग्रहण सीखना फर्स्ट, अभिग्रहण सीखना। सेकंड है अन्वेषण सीखना। अन्वेषण, अभी मैं इसका डिटेल बताती हूं। अन्वेषण सीखना। ठीक है, अन्वेषण हमें पता है क्या होता है? किसी चीज को डिस्कवर करना। अन्वेषण यानी कि खोज करना, किसी चीज को डिस्कवर करना, तो यानी कि डिस्कवर लर्निंग। ठीक है, नंबर 3, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पीछे भी आए हुए हैं। ठीक है, नंबर 3 है हमारे पास रट कर सीखना। रट कर सीखना। रट कर सीखना, रोटेट लर्निंग। और नेक्स्ट है हमारे पास अर्थपूर्ण सीखना। अर्थपूर्ण सीखना। अर्थपूर्ण सीखना यानी कि मीनिंग के साथ। मीनिंग के साथ। अभिग्रहण सीखना, रिसेप्शन लर्निंग, इसमें क्या होगा कि बस बच्चे को ये बोल दिया जाता है कि ये याद करना है। मान लो किसी कोई पैराग्राफ दे दिया कि याद करना है, याद करना है। अब उस बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो उसको समझ के लर्न कर रहा है या रट के लर्न कर रहा है, यानी कि दोनों इसमें आ जाते हैं। अभिग्रहण, जैसा उसको दिया गया वैसा ही उसने ग्रहण कर लिया। ठीक है, हिंदी से कई मीनिंग आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, प्लीज जल्दी से ये सिर्फ मुझे अब आपने ये बताना है कि क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, बाकी आप सिर्फ सुनते जाइए। ठीक है, अभिग्रहण सीखना यानी कि हमने उसको जो दिया उसने एज इट इज ग्रहण कर लिया। अगर वो समझ के सीख रहा है उसकी मर्जी, अगर वो रट के सीख रहा है उसकी मर्जी, यानी कि ये दोनों चीजें इसमें आ सकती हैं, बच्चे पे डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अन्वेषण सीखना, डिस्कवर लर्निंग। डिस्कवर लर्निंग क्या होता है? जैसे हम फिलिप्स दे देते हैं कि डैश ने गीता डैश करती है, कुछ कोई भी हमने डैश कर दिया। ठीक है, अब वहां पे क्या होगा, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो। जब हम खाली स्थान की बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं, या क्वेश्चन ऐसा दे देते हैं ऐसे टाइप में कि अपने आप से लिखो, हम कहते हैं ना इस दहेज प्रथा पर अपने विचार बताइए, तो वो क्या होगा? अन्वेषण, डिस्कवर, वो अपने माइंड से लिखेगा। तो यानी कि वो कौन सा मेथड हुआ? डिस्कवर लर्निंग हुई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रटकर सीखना। रटकर सीखना, हम वो पता ही है, वो कुछ भी नहीं देखता बच्चा उसमें, जो उसके पास है सीधा सीधा वो क्रैम कर लेता है और रट लेता है। ठीक है, उसके बाद अर्थपूर्ण सीखना। अर्थपूर्ण सीखना अलग से भी है, ये ध्यान रखना है, अभिग्रहण में दोनों चीजें आ रही हैं, रटकर और अर्थपूर्ण सीखना, मीनिंगफुल सीखना। ठीक है, सब क्लियर हो रहा है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, देखना एक और चीज आ जाती है कि लर्निंग के पक्ष होते हैं। ठीक है, हाँ, हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा सा रहेगा कि इंग्लिश में या हिंदी में, वो थोड़ा सा आप एक बार देख लेना, क्योंकि जो चीज़ें क्लियर होंगी ना वो किस में होंगी? हमारे पास हिंदी में ही होंगी। ठीक है, तो एक बार वो चीज़ आप देखते रहना। ये यहाँ तक क्लियर है? ये 4 उसुबेल का ध्यान रखना, बहुत सारा आता है कि उसुबेल का पूछा जाता है। उसुबेल ने ये चीज, जैसे कोई भी एग्जांपल दे दिया कि उसुबेल के अकॉर्डिंग सीखने का ये कौन सा प्रकार है। ठीक है, अब जो लर्निंग है यहाँ पे देखो, उसुबेल के अकॉर्डिंग तो 3 प्रकार की होगी, वैसे ये 2 टाइप की है, और एक तरह से ये 3 टाइप की और भी होती है। ठीक है, यस, 3 टाइप से ये और भी होती है कि जो
गामक अधिगम सबसे पहले लर्निंग ही है, काइंड ऑफ लर्निंग ही है, जिसको मैं बोल रही हूँ गामक अधिगम। गामक अधिगम। अब इसके प्लीज अगर आप नोट्स चाहे हिंदी में बना रहे हो या इंग्लिश में, प्लीज जैसे अब इंग्लिश में भी बना रहे हो ना, प्रॉपर इंग्लिश तो नहीं यूज कर रहे हो, इसमें साथ साथ इसके जो जो नेम बताती जाऊंगी ना वो जरूर लिखना, क्योंकि एक ही नेम नहीं आता है पेपर में। पेपर में काफी सारे पूछ दिए जाते हैं कि इसका नेम बताइए, इसका नेम बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले गामक अधिगम। गामक यानी कि मोटर, मोटर इंग्लिश में दे दिया जाता है मोटर लर्निंग, मोटर वर्ड दिया जाता है MOTOR, ठीक है, मोटर लर्निंग। उसमें क्या होगा, गामक अधिगम, क्रियात्मक अधिगम। गामक यानी कि क्रियात्मक, ठीक है, गामक यानी कि क्रियात्मक। अभी एक चीज यहां से छूट गई है, चलो कोई बात नहीं, वो मैं बाद में बता दूंगी, ठीक है। गामक यानी कि हमारे पास क्या होगा, क्रियात्मक, क्रियात्मक अधिगम। और मोटर, मोटर जरूर लिख लेना MOTOR जो इंग्लिश में कर रहे हैं। इसको और क्या क्या बोला जाता है, पहले तो वो लिख लो। इसको गत्यात्मक अधिगम भी बोला जाता है, गत्यात्मक अधिगम, क्योंकि हम साइको में सिर्फ होता क्या है, हमने सारी चीजें रीड कर रखी होती हैं, नाम अलग आ जाता है तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। गत्यात्मक अधिगम। उसके बाद इसको बोला जाता है मूर्त अधिगम, मूर्त, मूर्त अधिगम, यांत्रिक अधिगम, मूर्त अधिगम और यांत्रिक अधिगम, ठीक है। अब क्यों बोला जाता है, पहले ये देख लेते हैं कि ये होता क्या है गामक अधिगम। गामक अधिगम जहां पे भी आप फिजिकली एक्टिविटीज देखते हो, ठीक है, जहां पे भी आप फिजिकली एक्टिविटीज देखते हो, फिजिकली एक्टिविटीज कैसे, शारीरिक, ठीक है, शारीरिक यानी कि फिजिकली, फिजिकली जो भी एक्टिविटीज हैं हमारी सब किस में आ जाएंगी, गत्यात्मक अधिगम में। फिजिकली एक्टिविटी कैसे, अब एक बच्चा है साइकिल सीख रहा है, साइकिल, अब देखो साइकिल के लिए, यानी कि पीछे एक पेपर में आया हुआ था कि इन विधियों में से कौन सी ऐसी विधि है, सॉरी कौन सा ऐसा है जिसमें गत्यात्मक विधि कम प्रयोग में लाई जा रही है, कम प्रयोग में। तो वो वहां पे हमारा क्या है, जो पेपर आता है अंडरस्टैंडिंग बेस पे आता है कि हम कितना एक समझ रहे हैं उस चीज को। अब देखो गामक अधिगम, गामक यानी कि फिजिकली, फिजिकली जहां पे आपको हाथ पैर चलते हुए नजर आए तो इसका मतलब क्या है, वो फिजिकली एक्टिविटीज हैं, गामक अधिगम है, ठीक है। अब मैं लिख रही हूं तो हाथ तो यूज हो रहा है बट कम यूज हो रहा है, बट फिजिकली एक्टिविटी है। मैं कूद रही हूं उसमें फिजिकली एक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है, भाग रही हूं या चल रही हूं उसमें फिजिकली एक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है। तो फिजिकली एक्टिविटी जहां पे भी होगा, इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे साइकिल चलाना, साइकिल चलाना, साइकिल चला रहे हैं तो क्या होगा, फिजिकली इंप्रूवमेंट, मतलब कि हम फिजिकली एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, गामक अधिगम। और एक ये चीज भी रखना है ध्यान, क्योंकि हम साथ साथ ये चीज करते रहेंगे कि वो कहता है कि क्रियात्मक अधिगम कौन सी अवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, चाइल्डहुड है या बाल्यावस्था है या किशोरावस्था है, तो ये पूछता है कि कौन सी अवस्था में गामक अधिगम का प्रयोग सबसे अधिक होता है, तो शैशव अवस्था में, ठीक है, शैशव अवस्था में। बच्चा जब छोटा होता है ना, बिल्कुल 2 साल से छोटा, 2 साल से छोटा बच्चा शैशव अवस्था में, तो शैशव अवस्था में क्या होगा, जो गामक अधिगम है, क्रियाएं, वो अब आप पूछोगे कि सबसे ज्यादा वहां कैसे यूज होता है, हम पियाजे की थ्योरी करेंगे तो उसमें बताऊंगी। जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है ना, 3 महीने का, जब हाथ पैर मारता है, आप देखोगे कभी जिसके घर में बच्चे हैं, 3 महीने का जब बच्चा होता है उस टाइम वो क्या कहते हैं, 3 या 4 महीने का सिर्फ और सिर्फ फिजिकली एक्टिविटी करता है, कभी वो हाथ मारता है, कभी वो पैर मारता है, हाथ मारता है पैर, उसके अलावा और कुछ नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, गामक अधिगम, क्या बोलते हैं इसको, गत्यात्मक अधिगम, मूर्त अधिगम, यांत्रिक अधिगम, क्रियात्मक अधिगम, इसको मोटर एक्टिविटीज बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और भी चीज था, इसमें किस चीज का बल है, प्रैक्टिस का, अभ्यास का बल, इसमें अभ्यास का महत्व है, प्रैक्टिस का महत्व है इस चीज में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है
यहाँ से कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, इसमें एक और चीज रह गई। इसमें जो विधि होती है, विधि पूछी जाती है कि इसमें कौन सी विधि, तो इसमें जो विधि है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि का महत्व है। अनुकरण मतलब कि किसी का पीछा करना। अब बच्चे तो वैसे ही तोते होते हैं, ठीक है, तो बच्चे को हम जैसे जैसे कहते जाएंगे बच्चा वैसे वैसे, यानी कि बच्चा क्या करेगा, जैसे हमें करता हुआ देखता है वैसा ही वो करता है। तो इसका मतलब कौन सी विधि अपना रहा है वो? अनुकरण विधि, पीछे पीछे चलना। ठीक है, क्लियर है? प्लीज सिर्फ इतना मुझे बताते जाया करो कि क्लियर है या नहीं है। ओनली क्लियर और नॉट क्लियर, बस इतना लिखा करो ताकि मैं आगे चलूं। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है गत्यात्मक अधिगम था ये। उसके बाद जो हमारा अधिगम है संज्ञानात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम। अनुकरण होता है किसी चीज के पीछे चलना। अनुकरण यानी कि पीछे पीछे चलना। अब पीछे पीछे चलना का मतलब ये नहीं है कि सचमुच वो पीछे चलेगा। जैसा हम करेंगे, अगर छोटा बच्चा आपके पास है तो हम किसी भी चीज को हम बोलते हैं ना, जैसे हमने बोल दिया पापा पापा, तो वो भी पापा बोलना शुरू कर देगा, इवन कोई भी हो। ठीक है, ये चीज। यस, नेक्स्ट हमारे पास है गत्यात्मक अधिगम के बाद हमारे पास होता है संज्ञानात्मक, यानी कि प्रतिबोधात्मक भी अधिगम बोला जाता है। प्रतिबोधात्मक यानी कि इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, संप्रत्यय से रिलेटेड जो भी बात हो वो इसमें आ जाती है। इसको संज्ञानात्मक अधिगम भी बोला जाता है। संज्ञानात्मक अधिगम। सिर्फ आपने एक चीज याद रखनी है, संज्ञा मतलब कि हमारे बुद्धि से, संज्ञा से रिलेटेड, यानी कि बुद्धि से रिलेटेड जो भी बातें आएंगी, बुद्धि से, कॉन्सेप्ट से, वो चीज यानी कि सूझबूझ से यहाँ पे आ जाएंगी प्रतिबोधात्मक में। ठीक है, सॉरी, सूझ से रिलेटेड नहीं, सूझ से रिलेटेड आगे आ जाएगा। प्रतिबोधात्मक में यानी कि कॉन्सेप्ट की जब बात चलेगी तो वो किस में आ जाएगा, प्रतिबोधात्मक अधिगम में आ जाएगा। ठीक है, प्रतिबोधात्मक में। और इसमें होता क्या है, कौन सी अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में, क्योंकि क्वेश्चन बीच में से पूछता है तो मैं कोशिश कर रही हूँ आपको कि साथ साथ उसी तरह से क्वेश्चंस बताने की। ठीक है, यहाँ पे संज्ञानात्मक अधिगम किस अवस्था में होता है, बाल्य अवस्था में। अब बाल्य अवस्था में, और पूछा क्या, किस टॉपिक पे जाता है, यहाँ पे संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट। जब भी कॉन्सेप्ट की बात आएगी तो हमारा संप्रत्यय की बात आएगी, तो वो कौन सा होगा, प्रतिबोधात्मक अधिगम होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इमेज कैसे, जो हम सोचते हैं उसकी हमारे पास इमेज बन जाती है, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना। अब बच्चा बड़ा हो जाता है तो इसमें कौन सी मेथड, कौन सा आ जाएगा, मेथड, कौन सा मेथड, विधि, इसमें कौन सा मेथड यूज होगा, प्रयत्न व भूल विधि। प्रयत्न व भूल विधि। अभी तो हमारा फर्स्ट वो है ना, बीच में जब हमारा सिलेबस हो जाएगा तो बीच बीच में से ऐसी चीजें आएंगी तो वो उसके राइटर पूछा करूंगी कि इसका कौन है, प्रयत्न और भूल विधि के कौन है संस्थापक। ठीक है, इस तरह से, ताकि हमारा क्लियर हो। यस, ओके। इसमें क्या होगा, प्रयत्न और भूल विधि, इसमें क्योंकि प्रतिबोधात्मक है। बच्चा गलती करेगा तभी तो सीखेगा, गलती करेगा, प्रयत्न करेगा, फिर अपनी भूल को सुधारेगा। तो यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है, प्रयत्न व भूल विधि। कौन सी अवस्था में, बाल्य अवस्था में। क्या चीज आएगी उसके आगे, कॉन्सेप्ट आएगा। हर चीज में वो कॉन्सेप्ट पूछेगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है संकल्पनात्मक। संकल्प, ये सेकंड था। थर्ड, संकल्पनात्मक और इसको भावात्मक भी कई जगह बोल देते हैं, भावात्मक। संकल्पनात्मक या भावात्मक। भावात्मक से तो रिलेटेड हमें समझ आ जाती है कि ये किससे रिलेटेड है, भावों से रिलेटेड है, भाव से रिलेटेड है। और संकल्पनात्मक में हम थोड़ा सा पजल हो जाते हैं कि संकल्पनात्मक क्या होता है। तो संकल्पनात्मक यानी कि जब सूझ विधि आ जाती है ना, सूझ विधि, मेथड कौन सा अप्लाई हो रहा है, सूझबूझ।
बच्चे बड़े हो गए, बाल्यावस्था थी, यहाँ पे कौन सी अवस्था आ जाती है, किशोरावस्था आ जाती है। ठीक है, कौन सी अवस्था आ जाती है, किशोरावस्था आ जाती है। किशोरावस्था की जब बात होती है तो हम संकल्पनाएं बना लेते हैं, हमारा माइंड कल्पनाओं की दुनिया में खो जाता है। कि ऐसा नहीं है कि कोई भी कल्पना हम करनी शुरू कर दें और उसमें खो जाएगा माइंड, नहीं। कल्पना का मतलब कि हम कल्पना कर सकते हैं, कोई सॉल्यूशन चाहिए मुझे तो मैं कल्पना करके बता सकती हूँ कि ये सॉल्यूशन आपका हो सकता है या नहीं हो सकता। यानी कि जो हमने कल्पना करनी है, ऐसे नहीं कि छोटे बच्चों की तरह हमने कल्पना की दुनिया में खो जाना है, नहीं। यानी कि सूझ के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और भावात्मक रिलेटेड और क्या होता है, भावात्मक होता है हमारे भावों से रिलेटेड, घृणा है, प्रशंसा है, निंदा है। और क्या चेंज आ जाता है इसमें, भावात्मक चेंजेस कैसे आ जाते हैं, जैसे मान लो कि हम अपने जिस दुनिया में, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं ना, तो हमारे भाव ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज हो जाते हैं, पहले कहा जाता था भाई गर्ल्स घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो सब लोग कहते थे हाँ जी ये सही है, गर्ल्स घर से बाहर नहीं निकल सकती। अब सबकी मेंटेलिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, भावात्मक चेंजेस आ रहे हैं, उसमें भावों में चेंजेस आ रहा है, भावात्मक चेंज। यानी कि जब हम बाहर की दुनिया से अपने भावों को चेंज करते हैं, अपने दृष्टिकोण में, सबसे बड़ा कह सकते हैं कि दृष्टिकोण में हमने देखने का नजरिया चेंज कर दिया। पहले हम खुद बेशक से हम खुद ही कहते थे कि हाँ भाई लड़कियों का बाहर जाना बहुत अच्छा नहीं होता है, बट अब हम इंडिपेंडेंट बनते जा रहे हैं तो हम कहते हैं कि हाँ भाई इसमें कोई हर्ज भी नहीं है बाहर जाने में। तो हर एक का दृष्टिकोण चेंज हुआ है, उसको क्या कहेंगे, भावात्मक लर्निंग। ठीक है, उसने लर्निंग की है, कौन सी लर्निंग की है, भावात्मक लर्निंग, संकल्पनात्मक, जो सूझ और बूझ के द्वारा होती है। 3 to 5 स्टार्ट कर दीजिए, एनी सब्जेक्ट रिलेटेड टू एच। ओके, 3 to 5, 3 o'clock स्टार्ट नहीं हो सकती क्लास, ठीक है, क्योंकि टाइम 4 o'clock का ही है मेरे पास, तो 3 o'clock तो नहीं हो सकता अभी। बाकी आगे देखते हैं, अगर चेंज हो गया तो मैं जरूर कर दूंगी। ठीक है, यहाँ तक जल्दी से बताइए प्लीज, क्या यहाँ तक क्लियर है, आगे चलें। प्लीज नोट कर लेना यहाँ तक क्या क्या होता जा रहा है। यस, संज्ञान यानी कॉग्निटिव, ये एक और ध्यान कर लेना, संज्ञान यानी कि कॉग्निटिव, गत्यात्मक यानी कि मोटर, और संकल्पनात्मक यानी कि भावात्मक, अफेक्टिव लर्निंग। ठीक है, अफर्मेटिव भी कह सकते हैं उसको। क्लियर है यहाँ तक? यस, अब नेक्स्ट हम करते हैं। ओके, इसमें और कुछ नहीं रह गया, विधि बता दी मस्तिष्क से। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था मेरा कि लर्निंग में और मैच्योर होने में, मैच्योर हम परिपक्व होते हैं, परिपक्वता का वर्ड देखना आपको साइको में बहुत मिलता है, परिपक्व क्या होता है, तो मैच्योर क्या होता है, मैच्योर होना, परिपक्व होना। एक बच्चा है, बड़ा होता जाएगा, यानी कि बच्चा क्या है, परिपक्व होता जाएगा। हम कई बार ऐसे किसी को देखते हुए कैसे कहते हैं कि अरे मैच्योरिटी तो है इसमें बट कद छोटा रह गया, है ना, मैच्योरिटी तो है बट मैच्योरिटी यानी कि फेस पे एकदम से मैच्योरिटी दिखने लग जाती है, उसका मतलब क्या है, यानी कि जो हमारी चेंजेस हैं अंदर के वो अपने आप से होते रहते हैं, वो बनते रहते हैं, परिपक्व होना। और लर्निंग क्या होती है, लर्निंग तो हम सीखते हैं। ठीक है, लर्निंग तो क्या है, हम सीखते हैं। अगर मैं मान लो एक बच्चा, अब देखना, लर्न करना और परिपक्व होना, मैच्योरिटी, मैच्योर होना, स्पेलिंग प्लीज, स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, लर्न करना और मैच्योर होना यानी कि परिपक्व करना। अब यहाँ पे मैं एक बच्चा है मेरे, हम कह देते हैं कि मान लो 12 वर्ष का बच्चा है, बेशक से ड्राइविंग के लिए एलिजिबल नहीं है, ड्राइविंग के लिए एलिजिबल नहीं है, बट हमने उसको ड्राइविंग सिखा दी, और हो सकता है वो 12 साल का बच्चा है, सीख भी गया हो, चलो 12 की बजाय आप 15 भी लगा सकते हो कि चलो 15 साल का बच्चा, ठीक है, सीख गया। 15 साल के बच्चे को लर्निंग
मतलब हमने सिखा दिया ड्राइव करना, ठीक है, कार ड्राइव कर रहा है। अब मैं उससे ये तो नहीं कह सकती कि हर 15 साल का बच्चा, जो भी 15 साल का हो गया, उसको ड्राइविंग आनी ही चाहिए, ऐसा तो नहीं मैं कह सकती। हर 15 साल के बच्चे को क्या ड्राइविंग आ सकती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर वो लर्न कर रहा है तो वो सीख सकता है, अदरवाइज नहीं सीखता। इसका मतलब क्या है, मैच्योरिटी तो सिर्फ वो होती है जो अपने आप से आती है, लर्न करने की जरूरत नहीं है। और लर्निंग क्या है, हमें सीखने की जरूरत पड़ती है, लर्न करने की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? यस। एक आते हैं इसमें, इसके बाद जल्दी से करवाते हैं, मेथड्स आ जाते हैं, मेथड्स ऑफ लर्निंग, इफेक्टिव लर्निंग। यस, क्लियर, ओके। मेथड्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग, मेथड्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग, प्रभावशाली बनाने के लिए विधियां, लर्निंग को प्रभावशाली बनाने की विधियां, लर्निंग को जो प्रभावशाली बनाने की विधियां हैं, अविराम विधि और विराम विधि। फर्स्ट ये जो है अविराम विधि और विराम विधि, अविराम, और इसको जो इंग्लिश में बोला जाता है मास्ड मेथड एंड डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, मास्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, मास्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड। इसमें क्या होता है, अब ध्यान होगा, अविराम विराम, देखो नाम से ही कंफर्म हो जाता है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्या करो, क्योंकि हिंदी में तो कई बार नाम से ही हमें पता चल जाता है क्या बोलना चाह रहा है। विराम रुकना और अविराम ना रुकना, यानी कि कई बार हम कहते हैं कि मैं कमरे में बंद हो गई और मुझे, मेरी तो ना सीटिंग जो है ना वो 15 घंटे की है। क्या 15 घंटे की सीटिंग होती है? ठीक है, 15 घंटे की सीटिंग होती है। हाँ, कई बच्चे तो लगातार पढ़ सकते हैं, पर मेरे जैसे नहीं पढ़ सकते। हम क्या करते हैं, 1 या 2 घंटे के बाद हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। तो वो जो थोड़ा सा जो ब्रेक होता है, कई तो ऐसे होते हैं आधे घंटे के बाद ही 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। तो वो जो ब्रेक लेना होता है उसको हम क्या कहेंगे, विराम विधि की। रुक रुक के पढ़ रहे हैं, एक लगातार 5 घंटे पढ़ रहा है, 5 घंटे के बाद ही सीधा ब्रेक लिया उसको, उसमें क्या कहेंगे कि अविराम विधि। जो लंबे समय तक यानी कि रुक नहीं रहा है, बीच में पढ़ता जा रहा है, तो वो कौन सा मेथड हो जाएगा, अविराम, सीखता जा। जरूरी नहीं है स्टडी, और भी कई चीजें सीखते हैं जो हम लगातार उसमें कुछ विश्राम नहीं करते हैं, तो उसको बोलेंगे अविराम विधि। क्लियर है? अब इसमें देखना और क्या होता है, पूर्ण विधि और अंश विधि। सेकंड है पूर्ण और अंश, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि पूर्ण विधि व अंश विधि। अंश विधि इससे लर्न हो सकता है, इससे भी हो सकता है। अब पूर्ण होल मेथड और पार्ट, पूर्ण तो हमें पता है होल होता है, होल मेथड और पार्ट मेथड। अब होल और पार्ट में क्या है, हम क्या करते हैं लर्निंग को, भैया अभी पहले मैं एक पेज देखूंगी, एक पेज को लर्न करूंगी और फिर नेक्स्ट पे चलूंगी, ठीक है। और ये हो गया क्या हमारे पास पार्ट। और एक हो गया कि हमने पहले से लेके एंड तक पूरा पार्ट पढ़ दिया और फिर दोबारा पार्ट पढ़ दिया, तीसरी बार भी पार्ट पढ़ दिया, ओनली हम मतलब समझ रहे हैं, तो वो क्या हो गया, पूर्ण विधि, होल मेथड। और कुछ छोटा छोटा स्टेप लेके आगे चलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अंश मेथड, यानी कि पार्ट मेथड। तो चाहे मैं ये अपनाऊं या ये अपनाऊं, लर्निंग तो इफेक्टिव हो ही रही है, ठीक है। और जो गेस्टाल्टवादी, आगे थोड़ा एक बात चीज बता देती हूँ, गेस्टाल्टवादी आएंगे, ध्यान रखना है, गेस्टाल्टवादी, गेस्टाल्टवादी जो आएंगे वो कहते थे अंश, सॉरी पूर्ण से अंश की ओर चलो। गेस्टाल्टवादी क्या कहते थे, पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि होल से पार्ट की ओर। पहले पूरे लेसन को करो, पूरे लेसन के करने के बाद हम पार्ट पे जाएंगे, ठीक है। बट थॉर्नडाइक अलग था उससे, ठीक है। गेस्टाल्टवादी क्या कहते थे, पूर्ण से अंश की ओर का नारा दिया था इन्होंने, गेस्टाल्टवादियों ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर 3 जो मेथड है हमारे पास, उसमें हम ये कह सकते हैं कि प्रासंगिक सीखना और उद्देश्य से सीखना। प्रासंगिक सीखना और उद्देश्य से सीखना में क्या होगा, साभिप्राय सीखना, उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, इंटेंशनल और इंसिडेंटल। प्रासंगिक
व उद्देश्य द्वारा सीखना, उद्देश्य पूर्ण। दिख रहा होगा सबको, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इंटेंशनल लर्निंग और इंसिडेंटल। प्रासंगिक को बोलेंगे इंसिडेंटल, अचानक से सीख जाना। और उद्देश्य विधि क्या हो गई, हमने एक, हाँ आप साइको यहाँ क्यों पढ़ रहे हो, सिर्फ पेपर क्लियर करने के लिए। मेरे पास एक ही उद्देश्य है कि मुझे पेपर क्लियर करना है, या पेपर में मेरे साइको आनी है इसलिए मुझे साइको करनी पड़ेगी, तो एक उद्देश्य हो गया, ठीक है। तो उद्देश्य विधि। अब प्रासंगिक विधि, कई बार हम राह चलते भी सीख जाते हैं, ठीक है, चलते चलते भी सीख जाते हैं। अगर वही बात है कि चलते चलते हमें कोई टक्कर मार गया तो सीख गए ना, आगे से इधर उधर देख के फिर आगे चलेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, प्रासंगिक विधि। क्लियर है? यस। अब इसके अलावा भी हमारे पास और विधियां हैं जिससे हम सीख सकते हैं, वो ओनली बोल देती हूँ आपको। लर्निंग कैसी होनी चाहिए, लर्निंग हमारे, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से भी हम सीख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, छोटे बच्चे ऑब्जर्वेशन से ही मोस्टली सीखते हैं, दूसरों को देखते रहते हैं और वही चीज़ सीख जाते हैं, ठीक है। डिस्कशन मेथड, डिस्कशन, अब जल्दी से बताइए और कौन से मेथड हो सकते हैं जिससे आप लर्निंग सीख सकते हो। डिस्कशन, हम डिस्कस कर लेते हैं, तब भी हमारे पास मैम थर्ड का नेम रिपीट करना इंग्लिश में, ओके। इंटेंशनल मेथड, चलो इंटेंशनल मेथड और इंसिडेंटल। इंसिडेंटल होता है ना, हम अचानक से कुछ सीख जाते हैं, INTENTIONAL। इंटेंशनल होता है जिसके लिए हम पहले ही अपना मतलब उद्देश्य रखते हैं सामने कि ये हमारा, इस प्रोसेस के लिए हमने ये चीज़ सीखनी है। और नेक्स्ट है हमारे पास इंसिडेंटल। कई बार कई घटनाएं ऐसी हो जाती हैं हमारे साथ चलते हुए कि हम लाइफ टाइम लर्निंग कर लेते हैं कि ये आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। जैसे छोटा बच्चा बेड से गिर जाए, बेड है, बेड से अचानक गिर गया। अब एक बार देखना आप, जब छोटा बच्चा अचानक बेड से गिर जाता है ना, जिसके घर में छोटे बच्चे हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम वो बेड के पास जाके रुक जाएगा, जहां से वो गिरा था वहां से वो कोशिश करेगा कि मैं आगे ना जाऊं, क्योंकि उसको याद आता है कि मैं गिरा था, ठीक है। तो वो मोस्टली अपनी तरफ से ये कोशिश करता है, ये ठीक है कि वो हमें बता नहीं पाता है कुछ है, वो अपनी तरफ से ये कोशिश करता है, क्योंकि अगर वो मान लो हम उसको चलवा रहे हैं, ठीक है, चलना सीख रहा है, हम उसको चलवा रहे हैं और चलते चलते वो गिर गया, अब उसके मन में डर बैठ गया। अब वो क्या कहता है, अब उसको लगता है कि मुझे अगर मेरे मम्मी पापा ने छोड़ दिया ना तो मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं तो गिर जाऊंगा, तो वो चलना बंद कर देता है, उसके मन में थोड़ा डर बैठ जाता है, तो ठीक है, वो होता है इंसिडेंटल। क्लियर? साइकोलॉजी की बुक, वैसे मैं आपको अभी बता देती हूँ साइकोलॉजी की बुक, बट आप कोई भी बुक ले लीजिएगा, क्योंकि मेन हमने क्या करना है, हम मेन उसमें कर रहे हैं। एक यहाँ पे उज्जवल है, नई बुक आई है, उसका मैंने देखा है, काफ़ी अच्छा है उसमें, तो उज्जवल देख लेना। आपने बहुत डीपली तो नहीं जाना है ना, ओनली उसके अकॉर्डिंग जाना है, तो वो बुक अच्छी रहेगी, ठीक है। और कैसे सीख सकते हैं हम, ऑब्जर्वेशन से, डिस्कशन मेथड से, और हम क्या से सीख सकते हैं, एक्सपीरियंस से, लर्निंग बाय डूइंग, ये सारी इसमें आ जाएंगी, हमें इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपेरिमेंट, डिस्कशन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, रिवीजन मेथड हो गया, ठीक है, ये सारे जो हैं इसमें आ जाएंगे। उसके बाद जो आ जाते हैं अधिगम के सिद्धांत आ जाते हैं। अधिगम के सिद्धांत यानी कि हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, अधिगम के सिद्धांत। अब इसमें मेन चीज यहां से शुरू हो जाती है हमारी, ठीक है, मेन चीज हमारी यहां से शुरू हो जाती है, जहां से क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे, उसके सिद्धांत। देखो मेन तो ये क्या है, हमने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाना है कि हमें समझ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप जो भी बुक्स पढ़ोगे ना उसमें हो सकता है कुछ कुछ अलग दिया हो, बट उसको आप उसको समझ जाओगे, ठीक है। दो तरह के सिद्धांत हैं, व्यवहारवादी यानी कि बिहेवियरिज्म, आप अपने आप से समझ जाओगे उसमें,
व्यवहारवादी सिद्धांत होता है एक तो, ठीक है, और एक होता है संज्ञानवादी। संज्ञानवादी बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म, ठीक है, व्यवहारवादी। अब व्यवहारवादी में जो क्वेश्चन आते हैं वो कौन कौन से आएंगे ये देखना, सॉरी क्वेश्चन कह रही हूँ, व्यवहारवादी में कौन कौन से साइको के हमारे पास जो राइटर हैं वो आते हैं इसमें, जिनकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। पावलोव, सबसे पहले पावलोव की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। पावलोव की थ्योरी लर्निंग की थ्योरी आएगी, सबसे काफी इंपॉर्टेंट है, बिहेवियरिज्म में आती है। पावलोव, बीएफ स्किनर, पावलोव, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं इसकी। कोई थ्योरी का नाम बता सकता है क्या पावलोव की या स्किनर की थ्योरी का नाम? थॉर्नडाइक, वेरी गुड, थॉर्नडाइक। और इसमें क्या आ जाएगा? हल, ठीक है, थॉर्नडाइक बिहेवियरिज्म था, बिल्कुल, और हल, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक और हल, ये जो हैं इन्होंने बिहेवियर पर, व्यवहारवादी पर बल दिया था, ठीक है, व्यवहारवादिता पर। यहाँ पे जो है संज्ञानवादी में, संज्ञान का मतलब ही सूझबूझ, ये ध्यान रख लेना, संज्ञान का मतलब ही सूझ, संज्ञान का मतलब ही क्या, कहाँ से रिलेटेड होगा? सूझबूझ से। संज्ञान मतलब कॉन्सेप्ट, वहां से जो आएगा, गेस्टाल्टवादी भी बोला जाता है इसको, गेस्टाल्टवादी, साइको में वर्ड्स टिपिकल, ठीक है, गेस्टाल्टवादी। अनुबंधन, वेरी गुड, स्किनर, बिल्कुल सही, यस, ठीक है। नेक्स्ट देखना, गेस्टाल्टवादी कौन से हैं? गेस्टाल्टवादी ध्यान रखने हैं, वर्दीमर, कोहलर, कफा, इनको तो क्या बोला जाता था? गेस्टाल्टवादी बोला जाता था। मेन इस ये गेस्टाल्टवादी आ जाते थे। और भी हैं संज्ञानवादी में, और कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? लेविन, गेने की थ्योरीज आएगी आगे, लेविन की थ्योरी आएगी गेने की, बट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन एक आधा आ जाता है उससे। बंडूरा की थ्योरी आ जाएगी आगे, और एक है टॉलमैन, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। व्यवहारवादी में पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, हल जो इंपॉर्टेंट है, गेस्टाल्टवादी वर्दीमर, कोहलर, कफा, संज्ञानवादी में और पूछा जाए तो लेविन, गेने, बंडूरा और टोलमैन। क्लियर है? यस, बिल्कुल। अब एक चीज और इसमें करनी है हमने, यहां पे देखेंगे जो बिहेवियरिज्म है इसमें क्या क्या चीजें होंगी? पुनर्बलन की बात होगी। पुनर्बलन मतलब कि रीइंफोर्समेंट, किस की बात चलेगी इसमें? पुनर्बलन की बात चलेगी। व्यवहारवादियों के लिए किस चीज के? अब वहां पे जब ऑप्शन आ जाता है ना, रीइंफोर्समेंट के लिए बताना किसने यूज किया था, मान लो हमें नहीं, तो हम इतना तो ध्यान रख लेंगे कि इसमें नहीं जाना, इन चारों में से इनमें से ही कोई होगा, ठीक है। पुनर्बलन, अभिप्रेरणा, स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक और अधिगम, लर्निंग, यहाँ पे क्या होगा? इनकी बात चलेगी। पुनर्बलन, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन हो गया, उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस हो गया। क्या किसी को पता है स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस, उद्दीपक क्या होता है? चलो वो भी बाद में बताऊंगी फिर मैं। उद्दीपक, यस, उसमें आगे आ जाता है कि ये जो बोलते हैं, और इनमें कौन कौन से वर्ड्स आ जाते हैं? इनमें वर्ड हमें पता ही है, सूझबूझ से रिलेटेड है, तो क्या होगा? बुद्धि आएगी सबसे पहले, तो बुद्धि, इंटेलिजेंसी, और
प्रत्यक्षीकरण, ये कहते हैं कि सब चीज सामने हो, प्रत्यक्षीकरण, जब हमारे पास किसी चीज का प्रत्यक्षीकरण होगा तभी हम उस चीज को कर पाएंगे। ये मानते हैं यंत्रवत होता है, यंत्रवत। यंत्रवत यानी कि इन्होंने क्या किया था, ये कहते हैं कि पशु और मानव, पशु प्लस में मानव दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं, पशु और मानव दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं। यस, यहाँ पर ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं यंत्रवत नहीं होता है, यंत्रवत नहीं होता, यानी कि ओनली मानव पर अप्लाई हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ओनली मानव पर, उन्होंने गेस्टाल्टवादियों ने उस पर किया था, वन मानुष पर किया है अप्लाई, ठीक है, बट ये कहते क्या है, मानव पर अप्लाई होता है, ठीक है। वन मानुष पर उसने अप्लाई करके देखा था, क्योंकि वन मानुष को बहुत सूझबूझ वाला जानवर माना जाता है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, व्यवहारवादी, ये कहते हैं जो अधिगम है ना, लर्निंग है, धीरे धीरे होती है, लर्निंग धीरे धीरे होती है। इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए बता रही हूँ। ये क्या कहते हैं व्यवहारवादी, लर्निंग जो है धीरे धीरे होती है। और संज्ञानवादी जो कहते हैं कि लर्निंग जो है अचानक होती है, अचानक प्रॉब्लम आई हमारे आगे, सॉल्यूशन के लिए हमें कुछ नहीं मिल रहा और हमें इंसिडेंटली माइंड में आता है कि हम इस चीज़ का सॉल्यूशन ऐसे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ को समग्र रूप से देखें और तब हमें पता चल सकता है कि ऐसा इसका सोल्व हो सकती है ये प्रॉब्लम। तो ये कहते हैं कि जो अधिगम होता है, जो लर्निंग होती है अचानक होती है। और व्यवहारवादी क्या कहते हैं, लर्निंग कैसे होती है, धीरे धीरे होती है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। और जो बिहेवियरिज्म है अनुबंधन पर डिपेंड करती है, अनुबंधन, बॉन्ड, जब भी बॉन्ड यानी कनेक्शनिज्म, कनेक्शनिज्म की बात आती है तो वो किसकी बात होती है, व्यवहारवादियों की। कनेक्शन, बॉन्ड यानी कि संयोग, जब भी संयोग की बात चलती है ना तो वो किसकी बात आती है, व्यवहारवादी मानते थे संयोग को। और ये क्या मानते हैं, ये मानते हैं प्रॉब्लम को सोल्व करो, कनेक्शन नहीं होता कुछ भी, प्रॉब्लम सोल्व, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड मानते हैं ये, कि प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए। क्लियर है? यस। अब जल्दी से बताइए यहां तक क्या क्लियर हुआ है, यहां तक किस किस को क्लियर हो गया? यस, ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम 5-1 मिनट में, 5-7 मिनट में फिर से मिलेंगे हिंदी की क्लास में। और हिंदी जो होगी वो सबके लिए होगी, ठीक है, ओनली सिर्फ साइको स्टूडेंट्स या एचटेट के लिए नहीं होगी। क्लियर है? यस, ओके। कल जो हम करेंगे 2 थ्योरीज करेंगे, जैसे थॉर्नडाइक की थ्योरी है और एक थ्योरी इसी में से, जो बिहेवियरिज्म थे उसी में से ही 2 थ्योरीज करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने क्या करना है, जल्दी जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है हमें, ताकि समझ आए कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से हैं। उसके बाद हम क्वेश्चंस भी साथ साथ रिवाइज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं 10 मिनट बाद हिंदी की क्लास में।